स्वामी जी अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी उद्गीत कर लो, जरूर जरूर साथ में हम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हम तक पहुंच चुके हैं। पहला सवाल स्वामी जी हरियाणा से राहुल का आया है। मेरी मम्मी इनहेलर लेती हैं काफ़ी साल से, उनको अस्थमा की शिकायत है, तो कुछ उपाय बताएं सटीक। जरूर मेरे भाई उपाय बताते हैं राहुल जी। आपकी माँ का इनहेलर छूट जाएगा। अभी तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम बता रहे हैं, ये करवाना। माँ को अणु तेल से नशे करवा लेना, कुछ दिन तक लगातार करो, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने तक लगातार किया जा सकता है ये नशे भी अणु तेल से। और थोड़े दिन दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई, चिकनाई बंद कर दें। थोड़े दिन यदि खजूर कल्प कर लें, शुगर हो तो फिर खजूर 2 से ज़्यादा नहीं लेना, चना, पपीता, अनार, बस इतना ही, और दूसरा कुछ भी ना खाएं। और इससे मैंने तो 40 साल पुराना अस्थमा 4 दिन में ठीक किया। तो खाली पेट ब्रोंकोम खाने के बाद स्वासारी ले लें, और स्वासारी का काढ़ा भी पी लें, चाय कॉफ़ी बंद करके दिव्य पेय पी लें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा करना है। प्राणायाम का तो सीधा असर फेफड़ों पर ही होता है मेरे भाई हुसैन जी। और राहुल जी की माता जी का अस्थमा पूरा ठीक हो जाएगा, इनहेलर छूट जाएगा। फेफड़ा 80-90% भी किसी का खराब हो गया तो जो अभी उपाय हमने बताए उनसे अच्छा हो जाता है, रीजुविनेट हो जाते हैं हमारे लंग के एल्वोलाइज मेरे भाई। स्वामी जी अगला सवाल गाजियाबाद से रेणुका जी का है। 2021 में मुझे स्केलोडर्मा डायग्नोस हुआ था, जिसकी वजह से मेरे को स्किन पिगमेंटेशन और ILD है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। प्लीज़ इसका उपचार बताइए। ये बहुत दिक्कत वाला काम। ILD में तो फेफड़ों पर बुरा असर आ जाता है, उसके लिए तो प्राणायाम करें। और स्वासारी ब्रोंकोम का जैसे मैंने प्रयोग बताया। स्क्लेरोडर्मा के लिए एक होता है लिकोडर्मा, जिसमें सफ़ेद हो जाती है स्किन, उसके लिए तो मिलिनोग्रेट लेप और वटी और गोधन अर्क तो बताते हैं। स्क्लेरोडर्मा में स्किन ऐसे टाइट हो जाती है, नाक पहनी हो जाती है, और चेहरा भी ऐसे पहना सा हो जाता है, माथा भी ऐसे बहुत नकुला सा दिखने लगता है पूरा शरीर, और हाथों की उंगलियां नकुली सी हो जाती है, ऐसे टाइट हो जाती है स्किन। तो क्या करें? गोधन अर्क उसके साथ 3 बार ले लें, सुबह दोपहर शाम, 2 गोली नीम घनवटी, और साथ ही कायाकल्प वटी, आरोग्य वटी या डर्माग्रीट भी ले लें, 3 में से 1। ये पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र हमारे पतंजलि मेगा स्टोर से ले लिया। और खाने के बाद जो है सोरोग्रिट और साथ ही दिव्य कैप्सूल हम देते हैं, उसका सेवन कर लें तो स्क्लेरोडर्मा 100% अच्छा हो जाता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा जरूर करना पड़ेगा रेणुका जी, आप पूरे अच्छे हो जाएंगे। नमक मीठा आदि थोड़े दिन बंद कर देना, ज़रूरत हो तो थोड़ा चुटकी भर नमक, सेंधा नमक थोड़ा सा साग सब्जी में ले सकते हैं। चीनी कतई नहीं खानी, और जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड का तो प्रश्न ही नहीं। स्वामी जी अगला सवाल वाराणसी से नेहा का आया है। मेरा सवाल मेरी सासू माँ के लिए है। डॉक्टर ने उनकी दाईं आंख में रेटिना डिटैचमेंट या मैकुलर होल की समस्या बताई है, जिससे उनकी रोशनी बस 10% बची है, और एकमात्र उपाय सर्जरी बताया। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सर्जरी से बचा जा सके। मैकुलर डिजनरेशन, मैकुलर होल, ये आँखों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फिर मायोपिया, डिप्लोपिया, फिर कैटरैक्ट, ग्लूकोमा से लेकर आँखों की नज़र से लेकर के जितनी भी आँखों की प्रॉब्लम है, अनुलोम विलोम, सर्वांगासन और शीर्षासन, त्राटक, घास पर नंगे पैर चलना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के जूस में सप्तामृत लो डाल के उससे एनिमा लेना, और आईग्रिट 2-2 सुबह शाम खा लेना। अनुलोम विलोम के साथ साथ नेहा जी हो सके तो शीर्षासन कर लेना। ये शीर्षासन बड़ी उम्र में नहीं हो पाता, तो अनुलोम विलोम हो जाता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आँखों के लिए गाजर का जूस भी बहुत अच्छा है, गाजर के जूस में थोड़ा सा आंवला मिला लिया करें, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टे 2 से 4 ग्राम,
वसंत कुसुमाकर इसमें 2 ग्राम 4 ग्राम और मिला लिया, तो इस सब का पाउडर करके भी सुबह शाम यदि लेते हैं उससे भी आंखों की रोशनी 100% अच्छी हो जाती है, मैकुलर डिजेनरेशन दूर हो जाता है, अक्षय तर्पण और आँख का ये पॉइंट है ना, ये भी इसमें बड़ा लाभ करता है। ये आँख का पॉइंट ये बड़ा जबरदस्त है, हाथ में भी और दोनों पैरों में भी ये एक्यूप्रेशर भी बड़ा अद्भुत होता है। आँखों के लिए आई ग्रिड और ये पॉइंट, कानों के लिए ईयर ग्रिड और ये पॉइंट। ये कोरोना के बाद आँख कानों की समस्या बहुत ज़्यादा हुई है, कुछ ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर भी ज़्यादा हुए हैं। ये मेरा अनुभव है, SLEMS ऑटोमन डिजीज MND तक हुए और उनका भी इलाज इंडिया टीवी पर हम बताते रहते हैं। अगला कोई प्रश्न शेष रहा हो तो बताइए मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, एक प्रश्न है। अक्सर हमने सुना है, जैसे एलोपैथी में ये कहा जाता है कि 2 दवाइयां साथ लेने पर साइड इफेक्ट होने के चांसेस हैं, तो क्या स्वामी जी आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ भी ऐसा है? अगर अलग अलग मर्ज के लिए 2 दवाइयों को एक साथ लिया जा रहा है तो क्या कोई नुकसान है? ये आपने बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा है मीनाक्षी जी। जैसे किसी को बीपी और शुगर है तो बीपी के लिए तो मुक्तावटी देते हैं, शुगर के लिए मधुनाशरी देते हैं। तो आयुर्वेद में दोनों साथ ले सकते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की कोई सिंथेटिक चीज़ ही नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है और ये सब हमारा शरीर जानता है, हमारी बॉडी भी इसको रिएक्ट नहीं करती है। एलोपैथी की दवा को हमारी बॉडी एंटीबॉडी मान करके, अपने शरीर के खिलाफ जंग मान करके उसके साथ प्रतिरोध करता है, और आयुर्वेद की औषधीय जड़ी बूटियों वनस्पतियों को अपना मित्र मान करके शरीर में उनका साथ में होता है और उनके खिलाफ कोई संघर्ष नहीं करता है, कोई प्रतिरोध नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आयुर्वेद में एक साथ 3 से 5 बीमारियों को भी हम डील कर लेते हैं। किसी किसी को बीपी भी होता है, शुगर भी होता है, थायराइड भी होता है, तो हम बीपी ग्रिड, मधुनाशनी और थायरोग्रिड एक साथ देते हैं। साथ में आँखों की प्रॉब्लम होती है तो उठते ही उसको आई ग्रिड दे देते हैं, फिर दिन में उसको बीपी शुगर थायराइड की दवाई चला देते, उठते ही उसको आँखों के लिए आई ग्रिड भी दे देते, और कान की भी हो तो ईयर ग्रिड भी साथ में दे देते हैं। तो कोई आयुर्वेद के दवाओं में परस्पर संघर्ष नहीं है। ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा पहली बार, और ये बहुत ज़रूरी था। कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में होंगे, उनका कन्फ्यूजन आपने दूर करवा दिया मेरी बहन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।